नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वाला बुखार अब दुनिया उतारने के मूड में है। बहुत हो गया ये टैरिफ का ड्रामा। अब इसको ठंडा करना जरूरी है, जो टैरिफ का खेल चल रहा है। हमने आपको बताया कैसे भारत ने दाल पर 30% का टैरिफ लगाकर एक मैसेज दिया, तो पीछे पीछे यूरोप भी आ गया। यूरोप ने भी डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। बेलगाम टैरिफ पर बेलगाम डोनाल्ड ट्रंप पर लगाम कसने के लिए ईयू ने भी वही टैरिफ वाला बम अमेरिका में फोड़ने की तैयारी कर ली है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप अभी तक पूरी दुनिया को धमकाते रहे। आपको न्यूटन का वो थर्ड लॉ याद होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। और यही रिएक्शन अब ट्रंप की ट्रेड दादागिरी का दम निकालने वाला है। यूरोपीय यूनियन पर 93 अरब यूरो तक का टैरिफ लगाने की तैयारी अमेरिका पर ईयू कर रहा है। कितने का? 93 अरब यूरो का टैरिफ लगाने की तैयारी में है यूरोपीय कंट्रीज। यह वही अमेरिका जिसने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप के खिलाफ फैसला लिया और यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ वाला चाल चल दिया, जिसे 1 फरवरी 2026 से लागू किया जाएगा। और साथ ही वार्निंग दे दी कि यूरोप अगर नहीं सुधरा, अमेरिका के ताल में ताल नहीं मिलाता है, तो यही 10% टैरिफ 1 जून 2026 को बढ़कर 25% हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, खेल अब डील की नहीं रह गई, ट्रेड की नहीं रह गई। यह मामला हो गया ब्लैकमेलिंग वाला, प्योर ब्लैकमेलिंग। दुनिया के किसी भी शख्स से आप पूछ लीजिए कि इसको क्या कहते हैं आसान भाषा में, वो कहेगा भाई साहब ये तो ब्लैकमेलिंग है। तो क्या ट्रंप की धमकी वाली टैरिफ पॉलिसी अब अमेरिका के लिए सिरदर्द बनने वाली है? क्या ट्रेड वॉर में पहली बार ट्रंप को उसी की जाल में फंसाने की तैयारी की जा रही है? टैरिफ की इस जंग में अब सिर्फ कारोबार नहीं, अमेरिकी दबदबा, ट्रंप की साख, अमेरिका का क्रेडिट, सब कुछ दांव पर है। आज इसी खबर को पहले विस्तार से समझेंगे। यूरोपीय यूनियन की तैयारी, अमेरिका यूरोप के बीच व्यापार, किस किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा टैरिफ, ईयू क्या सामान अमेरिका को देता है, ईच एंड एवरी डिटेल। और उसके बाद करेंगे इसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आज की सबसे इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल डिबेट। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीति और टैरिफ की धमकियों ने पूरी दुनिया को एकजुट करना शुरू कर दिया है। भारत ने पहले ही दाल पर टैरिफ लगाकर अमेरिका को जवाब दिया और कहा कि अब तो टिट फॉर टैट वाली नीति ही चलेगी। अब यूरोपीय यूनियन ने साफ कर दिया कि वो दबाव में आने वाले नहीं हैं और किसी भी तरह के आर्थिक ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका बेशक राजा होगा तो अपने घर में रहे। अमेरिका यूरोप का यह विवाद अब केवल बयानबाजी, कूटनीतिक मतभेद तक सीमित नहीं रह गया है। अब ये एक बड़ा वैश्विक व्यापारिक युद्ध बनने जा रहा है और गहरे रणनीतिक और कूटनीतिक टकराव की ओर इशारा हो रहा है। दुनिया एक तरह से एक आर्थिक युद्ध की तरफ बढ़ रही है, जिसमें ना गोला होगा, ना बारूद, ना लड़ाकू जहाज, ना कोई परमाणु बम। इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो लागू होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और यही नियम किताबों से निकलकर व्हाइट हाउस और ट्रेड पॉलिसीज में लागू होता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाओ, धमकाओ, दबाव बनाओ और जो चाहे किसी भी देश से वो करवाओ। उस देश की जमीन साइन करवा लो, वेनेजुएला को राष्ट्रपति को उठा लो और दुनिया झुक जाएगी, क्योंकि अमेरिका के साथ सबको व्यापार करना है। पूरी दुनिया को अमेरिका की जरूरत है, लेकिन अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं है। इसी पॉलिसी पर काम करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि दुनिया झुक जाएगी, क्योंकि अमेरिका के डॉलर में बड़ी ताकत है और अमेरिका का डॉलर व्यापार से नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगे? लेकिन ट्रंप साहब ऐसा होता नहीं है, तस्वीर बदल रही है।
आपके सामने दुनिया के कई देश खड़े हो गए हैं, रशिया चाइना पहले ही खड़े हैं, भारत ने भी आपको तेवर समझा दिए हैं और अब यूरोपीय यूनियन भी सामने आ गया। यूरोप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ने व्यापार को हथियार बनाया तो ये ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसी की भाषा में जवाब देंगे। ट्रंप का टैरिफ वाला बुखार अब हो सकता है कि ठंडा पड़ जाए, क्योंकि बेलगाम ट्रंप पर लगाम कसने के लिए ईयू उसी का टैरिफ वाला हथियार उसी पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है। अमेरिका को सीधा संदेश दे रहा है यूरोप को डराया गया, ब्लैकमेल किया गया तो यूरोप झुकेगा नहीं। यूरोपीय संघ 93 अरब यूरो तक का शुल्क लगा सकता है। यूरोप अमेरिका के व्यापार संबंधों पर भी इसका असर दिखने लगा है। यूरोप के कई देश तो अमेरिका के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एफटीए एग्रीमेंट में है, लेकिन वो डील्स भी खटाई में दिख रही हैं। यूरोपीय संसद ट्रेड डील के पक्ष में नहीं है। ईयू यूएस ट्रेड डील पर आगे बढ़ने के पक्ष में नहीं है। यूरोप पूरी तरह से एक सुर में कह रहा है ना, अब मुमकिन नहीं। आयरलैंड जवाबी टैरिफ के पक्ष में। अमेरिका करीबी इटली का जो कभी इटली है अमेरिका का बहुत क्लोज अलाई है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को गलत मान रहा है। 93 अरब यूरो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है दोस्तों, ये सीधा सीधा ऐलान है कि वार होगा तो फिर पलटवार भी होगा। ट्रेड वॉर अब एक तरफा नहीं रहेगा। जरा सा रिवाइंड करते हैं, ग्रीनलैंड का मुद्दा पहले छूते हैं। यूरोप ने अमेरिका की मंशा पर सवाल उठाए, ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने जवाब में यूरोप के 8 देशों पर टैरिफ लगा दिया। 10% का डायरेक्ट टैरिफ 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। मतलब साफ था कि अगर असहमति अमेरिका से दिखाई या अमेरिका से मुंह लगाने की कोशिश की, अमेरिका की खिलाफत की, तो सजा मिलेगी। लेकिन यूरोप ने कह दिया कि भाई बहुत हो गया। कौन कौन से यूरोप के देश इस नए टैरिफ बम के चपेट में आए, उनके नाम जान लीजिए आप। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड, फिनलैंड। ब्रिटेन तो माई बाप हाथ जोड़े खड़ा रहता था अमेरिका के सामने कि हुजूर ना खाता ना भाई, जो आप कहें वही सही। लेकिन ब्रिटेन को भी नहीं बख्शा गया और कमोबेश यही आलम पूरे यूरोप का था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ले बेटा, 1 फरवरी से 10% का टैरिफ, 1 जून से 25% का टैरिफ, नहीं तो साथ आओ वरना ब्लैकमेल होने के लिए तैयार रहो। ट्रंप को लगा था कि यूरोप सिर्फ बयान देगा और अमेरिका मनमानी करता रहेगा या पूरी दुनिया इसे ऐसे ही शांत तरीके से देखती रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूरोप ने भी ट्रंप से कोचिंग लेते हुए वही भाषा सीख ली जिस भाषा में ट्रंप बात करते हैं, टैरिफ की भाषा। ट्रंप की रणनीति हमेशा एक रही, पहले डराओ, फिर ब्लैकमेल करो और उसके बाद डील के टेबल पर ले आओ। किसके साथ नहीं किया? चीन के साथ किया, रशिया के साथ करने की कोशिश की, ईरान के साथ करने की कोशिश की, इजराइल के साथ किया, भारत के साथ करने की कोशिश की। हमने कहा चलो भाई सही है, 50% का टैरिफ, हम नहीं देते तुरंत जवाब, लेकिन जवाब तो जाएगा। मैक्सिको के साथ किया, कनाडा के साथ किया, कनाडा पहुंच गया चाइना और कर ली चाइना से डील कनाडा ने, जिसे 51st स्टेट कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए। दोस्तों, अमेरिका की बर्बादी की कहानी अगर किसी रिजीम से शुरू मानी जाएगी, मैं आपको पत्थर की लकीर लिख कर दे रहा हूं, वो इसी रिजीम से मानी जाएगी। और यूरोप कह रहा है कि यूरोप कोई कमजोर साझेदार नहीं है। यूरोप दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी ब्लॉक है। यूरोपीय यूनियन ट्रंप के लगाए गए टैरिफ का जवाब देने की तैयारी कर रहा है, इसलिए ईयू एक खास कानूनी हथियार के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है। इसे अनौपचारिक तौर पर ट्रेड बजूका कहा जाता है। इसका मकसद उन देशों के खिलाफ कड़ा कदम उठाना है जो यूरोपीय देशों पर जबरन आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के खिलाफ ईयू क्या क्या कर सकता है, यह भी जान लीजिए जल्दी से। कस्टम ड्यूटी लगा सकता है, कोटा या लाइसेंस की सख्ती कर सकता है, ईयू के मार्केट तक पहुंच सीमित कर सकता है, इन्वेस्टमेंट पर सैंक्शन लगा सकता है या जांच का दायरा बढ़ा सकता है, पब्लिक टेंडर में हिस्सा लेने से रोक सकता है, इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी में सुरक्षा कम कर सकता है, फाइनेंशियल मार्केट या बैंकिंग में पाबंदियां लगा सकता है, व्यापार भी रोक सकता है। और अगर यूरोप ये आर्थिक बजूका चलाएगा तो अमेरिका कहां जाएगा? 93 अरब यूरो का टैरिफ सीधा अमेरिका की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, टेक, मैन्युफैक्चरिंग सबको हिला डालेगा। और यही वो जगह है जहां ट्रंप की रणनीति कमजोर पड़ सकती है।
और अमेरिका के अंदर भी यह बात लोगों को पसंद नहीं आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिया, तोड़ लिए। अमेरिका में चुनाव आते हैं तो वोटर भावनाओं से नहीं, जेब से सोचता है। अगर अमेरिकी किसान, अमेरिकी कार मैन्युफैक्चरर, अमेरिकी एक्सपोर्टर नुकसान में गए तो सवाल ट्रंप से पूछा जाएगा। वो तो अभी भी पूछ रहे हैं। दुनिया भर के देशों पर जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, वो टैरिफ पे कौन कर रहा है? क्या ईयू पे करेगा, रशिया पे करेगा, चाइना पे करेगा, हिंदुस्तान पे करेगा? नहीं, अमेरिका की जनता पे करेगी, क्योंकि अमेरिकी जनता को वो सामान चाहिए। हां, ये बात सही है कि जो एक्सपोर्ट सामान होते हैं अमेरिका में, उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि वो चीजें महंगी हो जाएंगी और इसलिए सवाल तो ट्रंप से पूछा जाएगा। यही वजह कहा जा रहा है ट्रंप का टैरिफ वाला बुखार यूरोप अपने आर्थिक बजूका से उतार सकता है, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि हर रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। न्यूटन का नियम अब ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी पर लागू हो चुका है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ईयू और अमेरिका के बीच मई 2025 में समझौता हुआ था, जिसके तहत ईयू को रियायत मिली थी। इसके बदले अगले 3 साल में अमेरिका $750 बिलियन यानी करीब 64 लाख करोड़ रुपए की एनर्जी ईयू खरीदेगा। इसके साथ ही ईयू अमेरिका में $600 बिलियन यानी 51 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह निवेश अमेरिका के फार्मा, ऑटो और डिफेंस सेक्टर में होना है। लेकिन ट्रंप के इस मनमाने रवैये के बाद इस निवेश पर भी संकट मंडरा रहा है। अमेरिका और ईयू में कुल ट्रेड 81 लाख करोड़ का है। अमेरिका से ईयू को निर्यात 30.7 लाख करोड़ रुपए का है और ईयू से अमेरिका को निर्यात 50.3 लाख करोड़ रुपए का है। अमेरिका पेट्रोलियम, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, एयरक्राफ्ट्स की जो पार्ट्स होते हैं वो निर्यात करता है। वहीं ईयू मोटर व्हीकल, मोटर पार्ट्स, मशीनरी और केमिकल पदार्थ खरीदता है और निर्यात करता है। यूरोप का मैसेज क्लियर है, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, साथ रहेंगे। जरूरत पड़ी तो अमेरिका से टक्कर भी लेंगे, नुकसान सहना पड़े कोई बात नहीं, दबाव का जवाब दबाव से दिया जाएगा। और मैं कहता हूं ये एक रास्ता है, ये सिर्फ अमेरिका बनाम यूरोप नहीं है। आज अमेरिका के साथ पूरी दुनिया को यही रवैया अपनाना चाहिए और पूरी दुनिया को यूरोप के इस मैसेज के ऊपर चलना चाहिए। मल्टीपोलर वर्ल्ड में हर ताकत अपनी शर्तों पर होगा। अमेरिका की राजनीति अमेरिका फर्स्ट पर टिकी है, लेकिन यूरोप कह रहा है कि हम भी फर्स्ट हैं और यही टकराव आने वाले महीनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा। अगर 93 अरब यूरो का टैरिफ लगा तो इसका असर डॉलर पर भी होगा, अमेरिकी शेयर बाजार पर भी होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाएगी। लड़ाई कागजों की नहीं, लड़ाई जेब की है, लड़ाई इकोनॉमी की है, लड़ाई साख की है, लड़ाई नाक की है। इतिहास गवाह है, जब जेब पर चोट पड़ती है तो सत्ता की कुर्सी हिलती है। और इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों के बाद पूरा यूरोप एकजुट। कई नेटो सदस्य देशों ने ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस के नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। 7 देशों ने तो ग्रीनलैंड में सैनिक भी उतार दिए हैं, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, नॉर्वे है, नीदरलैंड है, फिनलैंड है, ब्रिटेन है, स्वीडन है। नंबर्स भले ही कम हो, लेकिन एक बात तय है कि ये पोस्चरिंग है, ये जवाब है। अमेरिका के खिलाफ आपने एक भी सेना भेजा, एक भी आपने जवान भेजा तो भेजा ना, अमेरिका के खिलाफ आर्मी खड़ी की ना। और डेनमार्क की अगुवाई में ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस सैन्य अभ्यास चलाया जा रहा है। मकसद यह देखना है कि अगर भविष्य में ग्रीनलैंड में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात करना पड़े तो उसकी फिजिबिलिटी क्या होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप यूरोप से भिड़कर एक और फ्रंट खोलने का जोखिम लेंगे या फिर यहां से ट्रंप यूटर्न मारेंगे। सामने कोई देश नहीं है, पूरी यूनियन है, यूरोपीय यूनियन। और जब एक्शन के सामने इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आ जाए तो सबसे ज्यादा दर्द उसी को होता है जिसने पहली चोट मारी होती है। टैरिफ के इस जंग में अब सिर्फ व्यापार नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति, उनकी साख, उनका ग्लोबल दबदबा, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ स्वागत है आपका। संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक स्वागत है आपका। मल्लिका पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है आपका, विदेश मामलों की जानकार हैं।
शुभदा चौधरी हमारे साथ जुड़ रही हैं, विदेश मामलों की जानकार। आपका भी स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं शुभदा चौधरी जी से लेना चाहूंगा। शुभदा, क्या लग रहा है आपको यूरोप के इस जवाबी टैरिफ से, रेसिप्रोकल टैरिफ से 93 अरब यूरो का झटका अगर अमेरिका को लगा तो फिर यह खबर अमेरिका के लिए कैसी होगी? देखिए विवेक जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मागा बोलूं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि मैं मडेसा बोलूं, मेक डेनमार्क स्मॉल अगेन, या मैं मेपा बोलूं कि मेक यूरोप पुअर अगेन। लेकिन जहां तक बात है कि ये पहली बार हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि यूरोप ने और अमेरिका ने आपस में रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं। जब 1929-30 का दशक था, उस समय दो रिपब्लिकन सेनेटर्स थे, स्मैलवेट और मूली। उन्होंने जो है 60% टैरिफ लगाया था यूरोप पे। ये ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, जिसको हटाने के लिए फिर रूजवेल्ट को साइन करना पड़ा, और इस तरीके का रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगेगा, ये उन्होंने साइन किया और ये एंड हुआ। तो ये पहली बार नहीं है। दूसरी चीज, इसमें यूरोपियन यूनियन की भी गलती है। 2013 में एडवर्ड स्नोडन के खुलासे में ये पता चल रहा था कि यूएस की जो इंटेलिजेंस साइट है ग्रीनलैंड में, उससे वो एंजेला मार्केल को स्पाई कर रहे थे। और इसके साथ बहुत सारे और मिनिस्टर्स जो नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन के थे, उनको भी यूएस स्पाई कर रहा था। ये बहुत बड़ा न्यूज वर्दी स्टोरी था। तो उस समय भी ईयू की जो यूनिटी थी वो डिस्टर्ब हुई थी। दूसरी चीज है, जब नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ओपनली ये बोलते हैं कि ट्रंप तो डैडी है, और डैडी को तो अलाउड है अभद्र भाषा बोलना, वो अपने आप बताता है कि कहां पे किस चीज का स्टेटस क्वो है। तीसरी चीज, अपने सारे वेपन्स, अपनी सारी इंटेलिजेंस तो यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को दे दी। अब वो ग्रीनलैंड को कहां से, अमेरिका से ही वेपन्स खरीद के डिफेंड करेंगे? इसमें कोई लॉजिक है? तीसरी बात यह है कि ब्रेग्जिट क्यों हुआ तब, क्यों इतना ज्यादा रिपब्लिकन्स का पैसा जो लगाया गया था ब्रेग्जिट में, निजेल फराज और आज जो रिफॉर्म पार्टी है उन पे, आज यूके कहां पे स्टैंड करता है? यूरोपियन यूनियन के साथ क्या अकेले है? क्या उसका रोल रहेगा? चाइना का तो जितना भी टैरिफ था कनाडा ने हटा दिया। चाइना भी वही कर सकता है जाके साउथ चाइना सी में। अब तो यूएसएस अब्राहम लिंकन भी वहां से हट रहा है। उसके बाद आपका रशिया भी वही कर सकता है यूक्रेन के साथ। लेकिन मुद्दा यह है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड की 800 साल पुरानी हिस्टोरिक जर्नी है, और ट्रंप पहला प्रेसिडेंट नहीं है यूएस की हिस्ट्री में जिसको खरीदना है ग्रीनलैंड, पहली बार। इसके तीन कॉन्टेक्स्ट हैं। अभी जो स्पेशल एनवॉय जो ट्रंप ने चूज किया है, लुजियाना का गवर्नर, उसको क्यों चूज किया है, जेफ लैंड्री को? क्योंकि लुजियाना को खरीदा गया था 1803 में नेपोलियन बोनापार्ट से, फ्रांस से। उससे पहले पनामा कनाल जोन को खरीदा गया था। उससे पहले 1867 में अलास्का को खरीदा गया था। तो ट्रंप तो इसको रियल स्टेट डील मान रहे हैं। जहां तक बात है, उनसे पहले भी 1867 में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे विलियम सीवर्ड, वो चाहते थे कि खरीद लिया जाए ग्रीनलैंड को। 1910 में यूएस प्रेसिडेंट विलियम थाफ्ट चाहते थे कि ग्रीनलैंड को खरीद लिया जाए। वर्ल्ड वॉर टू के समय पे यूएस ने ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करके रखा था और अभी तक उसकी मिलिट्री बेस वहां पे है। हैरी ट्रूमन, उन्होंने डेनमार्क को 100 मिलियन गोल्ड में देने का दावा किया था। तो ये पहली बात नहीं है कि वो ट्रंप ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अब ग्रीनलैंडर्स, क्योंकि पांचों के पांच जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नहीं चाहते यूएस के से ऑक्यूपाई होना, जो ग्रीनलैंडर्स हैं उनको क्या 52 वीक्स ऑफ पेरेंटल लीव मिलेगा यूएस जब अनेक्स कर ले? तो क्या उनको 5 वीक्स ऑफ पेड वेकेशन मिलेगा? क्या उनको फ्री एजुकेशन मिलेगा? लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि आज 19 जनवरी को क्या अमेरिका में जब मार्टिन लूथर किंग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या मिनेसोटा में ट्रंप इंसरेक्शन एक्ट लागू करने वाले हैं? क्या ट्रूप्स वहां डिप्लॉय करने वाले हैं? क्या मिड टर्म इलेक्शंस होंगे कि भी नहीं होंगे? वो क्यों क्रिप्टो करेंसी? क्योंकि अगर ग्रीनलैंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 700 बिलियन यूएस डॉलर्स लगेंगे। इसीलिए क्या वो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से टैक्सेशन हटाना चाहते हैं? तो बात यहां पे इतनी है कि ईयू ने अपने आप को यूनिफाइड नहीं रखा। जब यूरोजोन क्राइसिस भी हुआ था तो जर्मनी के भरोसे ये सारे देश थे। आज भी उनके आपस में कोई यूनिटी नहीं है। हाँ, उनको स्ट्रेटेजिकली कम इंपैक्ट करेगा ये टैरिफ्स, जर्मनी और आयरलैंड को ज्यादा इंपैक्ट करेंगे क्योंकि इन दोनों का बहुत ज्यादा ट्रेड है यूएस के साथ। जी। यूएस में ये ज्यादा इंपैक्ट करेगा। 59,000 जॉब्स ऑलरेडी लॉस हो चुकी हैं टैरिफ ट्रेड के कारण। तो मुझे तो लगता है कि ये जो ब्लफ वाला जो रियल स्टेट थिएट्रिक्स है,
ये चलते रहने वाला है, क्योंकि शायद ट्रम्प को ये लगता है कि ग्रीनलैंड एप्स्टीन के जैसा ही कोई वर्जिन आइलैंड होगा उसका, जिसको वो कभी भी जाके ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है ये एप्स्टीन वाला भी आपने एक अच्छा मैटर डिस्कस कर ही दिया यहाँ पर। एप्स्टीन के जिन्न से पीछा छुड़ाने के लिए वेनेजुएला और ग्रीनलैंड का चैप्टर शुरू किया गया। कुछ मीडिया कोर्स पे इसको लेकर भी डिस्कशन चल रही है। मैं शिवदान जी का रिएक्शन चाहूंगा यूरोप वर्सेस अमेरिका में, उसके बाद मैं संदीप जी और मल्लिका आपके पास आ रहा हूँ। शिवदान जी। देखिए, ऐसा है, अमेरिका एक सुपर पावर माना गया है विश्व में, मगर उसका जो बेस है अमेरिका का, वो यूरोप का बेस है। जो नेटो कंट्रीज हैं, इनका ये बेस था, जिसके बेस पर अमेरिका अपने आप को सुपर पावर बोल रहा है। तो यदि ये बेस भी उसके पास से चला जाए तो अमेरिका भी सुपर पावर की स्थिति में नहीं रहेगा, जैसा कि रूस का हुआ है। रूस पहले यूएसएसआर था। यूएसएसआर का ब्रेकडाउन होने से सही बात, रूस का जो ब्रेकडाउन होने से, यूएसएसआर का ब्रेकडाउन होने से रूस अकेला रह गया और अपनी सुपर पावर की जो हैसियत है उसकी कम हम आंकी जाने लगी। इसी प्रकार से यदि नेटो कंट्रीज उससे हट जाएंगे तो अमेरिका भी उस तरह की सुपर पावर नहीं रह जाएगा जैसे पहले था। जैसे हर बात में अमेरिका अपनी धमकी देता था, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो नेटो को साथ रख के ये धमकी देता था। तो इसलिए यदि वो नेटो को नाराज करता है, नेटो कंट्रीज को, तो अमेरिका की सारी सुपर पावर की स्थिति जो है वो खत्म हो जाएगी और इसका असर उसके व्यापार पे पड़ेगा, उसकी आर्थिक स्थिति पे पड़ेगा। आजकल के युग में युद्ध सामने आमने का कम लड़ा जाता है, आर्थिक फ्रंट पर, सूचना के फ्रंट पर और इस तरह के और फ्रंटों पर युद्ध लड़े जाते हैं। ये एक प्रकार से आर्थिक फ्रंट पर लड़ने वाला युद्ध है, जो अमेरिका ने पहले वेनेजुएला के साथ लड़ा है, अभी वो ग्रीनलैंड के साथ लड़ना चाहता है। और इस प्रकार से ये एक प्रकार से जो नेटो कंट्रीज हैं उसको ये अमेरिका का हमले के रूप में ही ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने सैनिक वहां पे भेजे हैं और वो हर तरह से अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप भी कह रहे हैं कि यूएस की वो ताकत नहीं रह जाएगी अगर नेटो बढ़ता है या फिर यूरोप और अमेरिका अलग अलग हो जाते हैं, तो वो रिजीम, वो पावर लूज कर जाएगा अमेरिका। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए गड्ढा या अमेरिका के लिए गड्ढा खोद रहे हैं? मैं इस पर संदीप मिश्रा जी का रिएक्शन चाहूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शुभदा ने टच किया, उसमें ये जो उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन को इस बात का अंदेशा था, और ये आज की बात नहीं है, 18वीं शताब्दी से चली आ रही बात है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर थी। और 17वीं शताब्दी में 13 राज्यों का यूएस था, आज 50 राज्यों का यूएस है। यूएस के पास कभी इतनी जमीन थी ही नहीं, उसने या तो कब्जा किया या तो डील किया। और ईयू जो आज छटपटा रहा है और कह रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या उसको पहले ही नहीं चेंज जाना चाहिए था? दोनों बातें, अगर नेटो बटा यानी कि अमेरिका और नेटो अलग हुए तो फिर अमेरिका सुपर पावर रह जाएगा। संदीप मिश्रा जी। विवेक जी, आपने बात कही ट्रंप के ऊपर टैरिफ वाला बुखार। ट्रंप के ऊपर टैरिफ वाला बुखार नहीं है, ट्रंप के ऊपर बुखार है आई एम द बॉस, आई एम द बॉस, ब्लैकमेलिंग वाला। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पीएम कह चुके हैं कि मोदी इज द बॉस, और उन्होंने हल्के में नहीं कहा है। उसका उदाहरण मैं आपको दे दूं, जब ट्रंप दुनिया को शासन करने की कोशिश कर रहे हैं, आज यूएई के शेख बिन जायद भारत में हैं, एक हफ्ते पहले जर्मनी के चांसलर यहां से होके गए हैं, पोलैंड के डिप्टी पीएम यहां से गए हैं, यूके के पीएम 2 महीने 3 महीने पहले बंबई में आते हैं, मुंबई में आते हैं जहाज भर के भारत से एफटीए करने के लिए। बिल्कुल, भारत इकलौता देश है आज की तारीख में जिसकी 7.8% की ग्रोथ रेट है। तो इन सब चीजों के बावजूद अमेरिका ऐसी ब्लंडर कर रहा है जिससे उसका असली चेहरा नजर आ जा रहा है सभी को। जो बात यूक्रेन नहीं समझ पाया, वो बात यूरोपीय यूनियन। आप न्यूजीलैंड को भूल गए संदीप भाई, न्यूजीलैंड के साथ भी एफटीए कर लिया हम लोगों ने। हमने न्यूजीलैंड के साथ भी कर लिया, और मैं बात कह रहा हूं जो बात यूरोपीय यूनियन यूक्रेन नहीं समझ पाया, वह बात यूरोपीय यूनियन एक गलती से समझ गया। ट्रंप का असली चेहरा क्या है यह सभी को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। क्यों? क्योंकि भारत भी एक बार भूल गया था कि अमेरिका कभी हमारा सगा दोस्त नहीं रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में उसने अपना रंग दिखाया थोड़े दिनों बाद कि हमारे दुश्मन को अपने यहां बैठा करके खाना खिलाया।
पहली बात। दूसरी बात, अभी देखिए कि हम दुनिया में भूल चुके हैं कि ट्रंप ने, मतलब अमेरिकी स्टेट ने अपनी फोर्सेज को अफगानिस्तान से विड्रॉल किया है। तो हमें दिमाग में लगता है, दुनिया को लगता है कि ट्रंप सरकार या अमेरिकी प्रशासन कहीं दूसरी लड़ाई में घुसेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आपने जो सब बात कही कि सब आर्थिक लड़ाई ही है, और आर्थिक लड़ाई में समुद्र का नियम लागू होता है, खाओ या खाए जाओ। और जब यूरोपीय यूनियन को लगा कि अगर हम ग्रीनलैंड के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, और जो नाटो की घुट्टी हमें पिलाई गई है कि हम नाटो के हैं और अमेरिका हमारे साथ है, चौधरी की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खतरे वाली होती है। चौधरी छोटी मछलियों को तुरंत निगल सकते हैं इस कहानी में, और यहां पर यही हुआ। ग्रीनलैंड को जिस तरह से उन्होंने धमकी दी, पूरे यूरोपीय यूनियन को लग गया कि ऐसे कहीं न कहीं एक एक करके सबका शिकार अमेरिका कर सकता है। और आज उनकी नींद जो है खुल गई है, और आर्थिक स्थिति पर उन्होंने कुठाराघात किया है, उसी तरह जिस तरह ट्रंप दुनिया के साथ धमकी दे रहे थे। और देखिए, उन्होंने बड़ी मछलियों को छोड़ दिया, रसिया को उन्होंने छोड़ दिया, चाइना को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन छोटे राज्यों को जो है उन्होंने धमकाने की कोशिश की, जिसका मतलब एक तरह से कहें कि पूरे यूरोप में एक यूनियन बन गया। सही मामले में जो ट्रंप का टैरिफ है, उसने ही यूरोपीय यूनियन में जो एक टकराव था उसको कहीं न कहीं एक किया है। और आज स्थिति है कि यूरोपीय यूनियन ने एक चैलेंज अमेरिका के सामने खड़ा किया है, जो दुनिया देख रही है। और आपने वो जो कहा, वो जो लाइन कि चौधरी का दोस्त और चौधरी की दोस्ती और चौधरी की दुश्मनी, ये दोनों भी बड़ी खतरनाक होती है। और ये तो बेसिकली सर ये हेनरी किसिंजर का कोट है, जो बात आप कह रहे हैं। ये बात हेनरी किसिंजर ने कह दी थी अमेरिका को लेकर कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना उससे ज़्यादा घातक हो सकता है। तो ये तो वेल सेड है पहले से ही इस बात जी विवेक जी, पूरे अमेरिका को अगर देखें तो जो अमेरिकी मूल निवासी हैं, अगर वहां की आजादी का इतिहास देखें तो अमेरिका में रहने वाला तो कोई अमेरिकी है ही नहीं। सारे लोग बाहर के देशों से वहां गए हैं। कोई 200 साल पहले गया है, कोई 300 साल पहले गया है, कोई 400 साल पहले गया है। जो मूल निवासी हैं उनको तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, उनको अपने अधिकार मिले नहीं है। आजकल आईस एजेंट्स उनको गोली मार रहे हैं। देता है आजकल आईस एजेंट्स उनको गोली मार रहे हैं, पूछ रहा है आइडेंटिटी दिखाओ वरना मैं गोली से यहीं भून दूंगा। और मिनियोपोलिस में मार भी दिया एक लेडी को, बेचारी कार में बैठी हुई थी, वो जा रही थी, वो कह रही थी मुझे तुमसे कोई लेने देना नहीं है, मुझे जाने दो। खैर, इस पर कभी और बातचीत करेंगे। मैं मलिका के पास जा रहा हूँ। मलिका, आपको क्या लगता है? नमस्कार विवेक जी। एक तो जो आपने पहले एक सेंटेंस बोला कि अमेरिका का दोस्ती भी दुश्मनी से ज्यादा एक्चुअली घातक है। पहले तो ये है कि मुझे लगता है ट्रम्प जी को अपना सरनेम करके अब टैरिफ कर देना चाहिए, डोनाल्ड टैरिफ कर देना चाहिए ट्रम्प की जगह। जिस मिडिल नेम हिसाब लगा से वो दें, डोनाल्ड टैरिफ ट्रम्प, डोनाल्ड टैरिफ ट्रम्प लगा देना चाहिए। और आगे जैसे लिख कि देना चाहिए सेकंड हैंड नोबेल विनर डोनाल्ड टैरिफ ट्रम्प। और इसी पर मैं एक पॉइंटर भी बोलना चाहूंगी इनफैक्ट विवेक जी, अगर आप देखें तो संडे को डोनाल्ड टैरिफ ट्रम्प लिखते हैं नॉर्वे के पीएम को। इनफैक्ट एक लेटर लिखा है उन्होंने, ओपन लेटर लिखा है कि भाई तुमने मुझे नोबेल प्राइज नहीं दिया है, तो अब मुझे इसमें मतलब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, और नेटो के लिए जितना मेरे कार्यकाल में अमेरिका ने किया है उतना किसी के भी कार्यकाल में नेटो ने कुछ, मतलब नेटो ने इतना कंट्रीब्यूशन रहा ही नहीं है किसी भी अमेरिकी प्रेसिडेंट का। जब से 1949 से नेटो बना है, सबसे ज्यादा डोनाल्ड टैरिफ ट्रम्प बोल रहे हैं कि मैंने ही नेटो के लिए किया है और नेटो की अब बारी है कि मेरे लिए कुछ करे, मुझे ग्रीनलैंड दे। और क्योंकि नॉर्वे हैज फेल्ड ट्रम्प, क्योंकि उनको नोबेल पीस पुरस्कार चाहिए था, वो उसमें सेल्फ क्लेम भी कर रहे हैं कि मैंने 8 वॉर्स रोकी हैं, तब भी तुमने नहीं दिया, तो हम तुम्हारे ऊपर कोई सहानुभूति नहीं रखेंगे। और ये वही नॉर्वे है, जैसे कि आपने बोला कि अमेरिका का दोस्त होना और भी घातक है, ये वही नॉर्वे है जो रशिया से बहुत प्रॉक्सिमिटी क्लोज है जिसकी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेरिका के लिए अभी नॉर्वे ही है, और वो नॉर्वे को धमका रहे हैं। वो उसी डेनमार्क को धमका रहे हैं विवेक जी, जिस डेनमार्क ने उसके पास अपनी डेनिश आर्मी भेजी थी ड्यूरिंग अफगान एंड इराक वॉर। ये वही डेनमार्क है। वो क्यूबा को भी इसमें धमकाते रहते हैं, जो ओनली कंट्री था लेटिन अमेरिका में जिसने कोल्ड वॉर में अमेरिका को हेल्प की है। तो अमेरिका से दुश्मनी तो चल ही रही है। अब आते हैं ग्रीनलैंड के ऊपर। अगर विवेक जी देखा जाए तो ग्रीनलैंड की जो प्रॉक्सिमिटी है वो अमेरिका से बहुत ज्यादा पास में है। और अभी क्या है, एक चीज हमें समझने के लिए है कि जो शिपिंग रूट है विवेक जी,
आर्कटिक के ग्लोबल वार्मिंग से हम तो क्लाइमेट थ्रेट, इंडिया उसको क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल थ्रेट लेता है, बट ट्रम्प एक बिजनेसमैन है। ट्रम्प को पता है कि आर्कटिक की बर्फ गल रही है, तो जो उनका स्वेज और पनामा कनाल की वजह से रूट लंबे हो जाते हैं, शिपिंग रूट लंबे हो जाते हैं, तो कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर वो आर्कटिक की बर्फ गल जाती है जो ग्रीनलैंड के थ्रू जाता है, नॉर्थ वेस्ट शिपिंग पैसेज, अगर अमेरिका उसमें अपना दबदबा बना लेता है तो उसके पास वो नॉर्थ वेस्ट पैसेज हो जाएगा, शॉर्टेस्ट रूट हो जाएगा अपने ट्रेड करने के लिए। तो ये हमें, और रेयर अर्थ मेटल्स वहां बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि अब वो बर्फ गल रही है। पहले तो हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे उसको, बट अब क्या है, अमेरिका एक्सट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि तो साल भर अमेरिका साल तो अगर आप मलिका वैसे जी भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, वो तो अंडर नेटो रिजीम है। अमेरिका आज भी अगर डील कर ले कि भाई आपके यहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आप अपना रेयर अर्थ मटेरियल हमको दीजिए, तो ग्रीनलैंड में अमेरिका को एक्सकेवेशन से कौन मना करेगा? कौन मना करेगा? डेनमार्क मना करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बिल्कुल लोग नहीं। अलाइज और हैं नेटो के तहत, और साथ में भी बहुत सारे समझौते हैं यूरोप और अमेरिका के बीच में। यूरोपियन यूनियन, विवेक जी, यही कह रहा है। हाँ, यूरोपियन यूनियन का बार बार अगर आप स्टेटमेंट देखें तो बार बार वो अमेरिका को यही कह रहा है कि हम साथ में कर देंगे। आप करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं मेटल, हम साथ में करेंगे। बट अमेरिका की क्या है, वो नहीं, वो कह रहे चौधरी हैं नेशनल दादागिरी जो सिक्योरिटी है, का मामला है। उन्होंने वो बार बार नेशनल सिक्योरिटी का सिक्योरिटी का हवाला दिया। मामला आपको है। याद होगा वेनेजुएला पर भी जब अमेरिका ने अटैक किया, वहां के राष्ट्रपति को तो उठाया, ड्रग तब भी उन्होंने कहा ट्रैफिकिंग कि का नेशनल दिया। सिक्योरिटी का मामला, और ड्रग्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं वहां से। लेकिन उस कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप की टीम से किसी ने भी, ना पीट नवारो, ना और लुटनिक, और 2-4 लोग और हैं उनके इस 20 खोपड़ा मंडल में, उसमें से किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि ड्रग्स का कितना बड़ा खेप उन्होंने पकड़ा, कितनी फैक्ट्रियां ध्वस्त की, कितने एक्शन लिए, कितने ड्रग कार्टेल्स को वहां पर ध्वस्त किया, कितने ड्रग पेडलर्स को पकड़ा, ड्रग लॉर्ड्स को पकड़ा। कुछ नहीं, कोई डिटेल नहीं है। हाँ, ये ऐलान जरूर किया कि 5 करोड़ बैरल ऑयल वेनेजुएला अमेरिका को देगा, जिसे अमेरिका दुनिया भर में बेचेगा। तो ये तो देखिए, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। बहाना कुछ और है और निशाना कुछ और है। बिल्कुल विवेक जी, और हम ऐसे ही ग्रीनलैंड में भी देखेंगे। हमने वही चीज, वही केस लिबिया में देखा, वही केस इराक में देखा, और वही केस हम ग्रीनलैंड में भी देख रहे हैं। जबकि ग्रीनलैंडर्स, अगर आप देखें तो इतने सारे ग्रीनलैंडर्स प्रोटेस्ट में उतरे हैं। डेनमार्क में लोग प्रोटेस्ट में उतरे हैं। वो बात कर रहे हैं कि अरे तुम्हारी भी बोट वहां 800 साल पहले आई थी, हम अमेरिका ने भी तो अमेरिका की भी बोट है वहां पर। तो ये जो वो स्टेटमेंट देखते हैं, तो कंफ्यूज्ड आदमी है, देखिए आप। और उन्हीं के पार्टी के बहुत सीनियर रिपब्लिकन एमपीज ने, जो कंटाकी के रिपब्लिकन एमपी हैं, और काफी जगहों के अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वो लोग ओपनली अपोज कर रहे हैं ट्रम्प को इस चीज में, कि यूएस क्रेडिबिलिटी अपनी खोती जा रहा है, यूएस प्रेसिडेंसी खोते जा रही है अपनी क्रेडिबिलिटी। तो आप ऐसा ना करें। उन्हीं के पार्टी के लोग अब उनका कटाक्ष करने लग गए हैं। चाहे उन्होंने वेनेजुला वाले वॉर में देखिए, आप सबने उनका कटाक्ष किया। उन्हीं की पार्टी के लोगों ने, जो जी, उनके सबसे बड़े सपोर्टर्स थे, 2-3 को छोड़ के, अगर आप ऐसे देखें तो उन्हीं के ओपनली ऑफिशियल्स अब नहीं, उनका कटाक्ष करना शुरू कर दिया विवेक नहीं, जी। अंदर उनके तो विरोध है, ये बात तो जग जग जाहिर है। इवन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में स्थिति इतनी खराब हो गई कि दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। और हाल में जो न्यूयॉर्क का चुनाव हुआ है और एक दो जो गवर्नर इलेक्शंस हुए, उसमें तो डेमोक्रेट्स लीड कर रहे हैं, और उनके लिए कोई अब वो नहीं है, किसी तरह के विरोध की बात नहीं है। शुभदा के पास जा रहा हूं। शुभदा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि अमेरिका के बगैर दुनिया नहीं चल सकती? क्या इस गलत फहमी में है वो? देखिए और अगर है तो पहली इसके पीछे की वजह क्या है, और इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए पहली चीज है कि क्या अमेरिका के बिना दुनिया नहीं चल सकती? तो एक चीज तो इसमें सच्चाई है कि बाकी मैक्सिमम देशों के पास टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी नहीं है, जैसे इंटरनेट हुआ या इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ या फिर टेक्नोलॉजी हुआ या एआई का बहुत सारा डेवलपमेंट है। वो अभी अमेरिका और चाइना सबसे ज्यादा उसी में हो रहा है। तो ये चीज तो सच है। नहीं, अगर इंटरनेट केबल्स अमेरिका कल को काट देगा तो दिक्कत होगी। दूसरी चीज है कि ट्रम्प, मुझे नहीं लगता कि सोच के नहीं करते। अगर ट्रम्प की बायोग्राफी कोई, जो वो खुद नहीं लिखे हैं, उनका गोस्ट राइटर था, बट एनीवे, अगर ट्रम्प की लाइफ में कोई जाता है तो देखता है कि ये जो थ्रेट करने की भाषा है, 70s तक ट्रम्प थ्रेट नहीं करते थे। न्यूयॉर्क में जब उन्होंने ग्रैंड हयात और फिर ट्रम्प टावर और ये सब बनाना शुरू किया, 80s में उन्होंने थ्रेट करना सीखा। ये भाषा कहाँ से सीखी? उन्होंने अपने लॉयर से सीखी थी, रॉय कोहन, जो यूएस के सबसे सबसे खतरनाक हॉकिश लॉयर्स में थे, जिन्होंने
यूएस गवर्नमेंट के ऊपर ही सू कर दिया था कि आपको हमें 40 साल का ये सारे होटल्स बनाने के लिए टैक्स अबेटमेंट देना पड़ेगा और ये बिल्कुल लीगल है। तो ये भाषा उन्होंने रॉय कोहन से सीखी थी। तीसरी चीज है कि ये ट्रम्प जैसे जब वेनेजुएला पे उन्होंने अटैक किया, मदुरो को वो कैप्चर करते हैं। डेल्टा फोर्स जो है एक ऐसा जेनेसिस द्वारा, अमेरिका की कंपनी जेनेसिस द्वारा एक ऐसा वेपन यूज करती है, अकूस्टिक लॉन्ग रेंज डिवाइस, जिससे कान बंद हो जाते हैं, वॉमिटिंग होती है, दिमाग बंद हो जाता है सोल्जर्स का। 32 से ज्यादा क्यूबन सोल्जर्स वहां पे मर जाते हैं और भी सोल्जर्स मरते सोनिक हैं। वेपन कहते हैं उसको शायद। और उसको बनाने वाला जेनेसिस कंपनी है, जिसको $7 मिलियन का डॉलर का फायदा एक दिन के अंदर हुआ था। दूसरी चीज है कि वो वही चीज वेनेजुएला का ऊपर उन्होंने किया, लेकिन वेनेजुएला पे 40 to 50 बिलियन डॉलर्स का भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ग्रीनलैंड में 700 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिजनेसमैन तभी इन्वेस्ट करेंगे जब पॉलिटिकल सिचुएशन रिस्की नहीं है। वेनेजुएला में वही सिचुएशन देखने को मिल रही है। मोस्ट ऑफ द ऑयल कंपनीज नहीं कर रही हैं। एक ही ने किया जो जिसने ट्रंप के कैंपेन में ही फंड किया है। दूसरी चीज है, कौन से बिजनेसमैन है इसके पीछे कि ट्रंप ग्रीनलैंड ले। जो टैरिफ का उनकी सनकी है उसको बढ़ाते कौन है? पहला जो पॉलिटिशियन नहीं है, केटी मिलर वाइफ है स्टीफन मिलर की। स्टीफन मिलर है डेप्यूटी स्टेट ऑफ स्टाफ। ये स्टीफन मिलर से मिली थी थ्रू एप्स्टीन। केटी मिलर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जाके सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि पूरा का पूरा जो ग्रीनलैंड है उसको कोलोनाइज यूएस की तरफ से कर देना चाहिए। केटी मिलर कहाँ से आई? दूसरी चीज है, कोबोल्ड एक एआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अमेरिका की, जो जियोलॉजिकल मॉडलिंग करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है, मशीन लर्निंग करती है। उसमें फंडिंग कौन कर रहा है अभी? उन्होंने पूरा स्टडी किया है ग्रीनलैंड का। कौन फंडिंग कर रहा है? जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ब्लूमबर्ग, सैम अल्टमैन। नेक्स्ट, जेडी वांस को किसने सबसे ज्यादा फंड करके आगे बुलाया? पीटर थील, जो ह्यूमनिज्म में बिलीव ही नहीं करते हैं। उनको फ्रीडम ऑफ सिटीज चाहिए, उनको एक ऐसा प्रैक्टिस चाहिए, यानी एक प्रैक्टिकल सिटी चाहिए जहां पे वो अपना टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉल कर सके। उनका मैसिव इन्वेस्टमेंट है ग्रीनलैंड में। तो जहां तक बात रही कि इसमें बहुत पैसा है, बहुत फंडिंग है, और सिर्फ ट्रंप अकेले नहीं है, एक पूरी टीम है जो उनको बार बार ये ग्रीनलैंड की तरफ उकसा रही है। ये एक तरह से ट्रंप एंड टीम का काम है। मतलब ये बहुत सारे फाइनेंशियल्स हैं जिनको ग्रीनलैंड चाहिए, चूंकि लोकेशन भी बढ़िया है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं, नेचुरल गैस भी है, ऑयल भी है, और जियो ट्रेड रूट का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। वो आर्कटिक में है, तो वहां से बाकी जो कंट्रीज हैं और या तो महाद्वीप है वो नजदीक है। नहीं, लेकिन एक और चीज है विच इज कि अभी तक सिर्फ ब्रिटिश और कनेडियन कंपनीज को लाइसेंस है माइनिंग करने का ग्रीनलैंड में। हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि अच्छा रेयर अर्थ मेटल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, चाइना के पास बहुत हैं, लेकिन रेयर अर्थ मेटल्स रेडियो एक्टिव होते हैं। ग्रीनलैंड में बहुत सारी यूनियंस हैं जो रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सकवेशन के खिलाफ लीगल लॉज बना के रखी हुई हैं। इसीलिए वहां का कोई भी एमपी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां के इनहैबिटेंट्स को सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव इन्फिल्ट्रेशन से दिक्कत होगी। इट इज सिमिलर टू व्हाट अमेरिकन सोल्जर्स वेंट थ्रू जब उनके साथ एजेंट ऑरेंज हुआ था। कितना कॉग्निटिव फेलियर हुआ था वियतनाम में उनके साथ, जो उनके साथ 6 साल पहले जब कासिम सुलेमानी को उन्होंने मारा था और फिर ईरान ने वैसे ही कुछ केमिकल वेपन्स यूज किए थे। तो बात सिंपल सी ये है कि ये इतना आसान नहीं है जितना ट्रम्प समझ रहे हैं। लेकिन अभी वो हर दिन सुबह उठते हैं और फिर चूज करते हैं कि आज मैं किसको धमकी दूं, नॉर्वे को दूं, ग्रीनलैंड को दूं, ईरान को दूं, किसको दूं। और मुझे लगता है ना कि टैरिफ को चेंज करके तारीफ कर देना चाहिए, क्योंकि उनका ईगो बहुत बड़ा है। निक्सन थे, वो मैड मैन थ्योरी खेलते थे। मैड मैन थ्योरी मतलब क्या होता है कि लोगों को ऐसे उलझा दो कि किसी को पता ही नहीं चले, लेकिन एक्चुअली देयर इज अ मेथड इन दैट मैडनेस। निक्सन कभी इस चीज को पब्लिकली नहीं बोलते थे, ट्रंप उसको पब्लिकली बोलते हैं। तो बात ये है, मैं डिफेंड नहीं कर रही ट्रंप का, लेकिन मैं बस पॉलिसी बता रही हूं कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, और उनका ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कब कोलैप्स करेगा हमें नहीं पता। मिड टर्म इलेक्शंस कैंसिल कर देंगे, क्या होगा? नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जो ट्रस्ट डेफिसिट जो क्रिएट किया है, इसका नुकसान भी होगा। किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। आज वो देख रहे हैं कि बहुत सारा डॉलर आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में जो ट्रस्ट डेफिसिट यूरोप के साथ उन्होंने अभी की तारीख में क्रिएट कर लिया है, अब यूरोप एक इंडिपेंडेंट बॉडी ईयू बनना चाहेगा। वो अपना
अपनी जो आर्मी है उसको भी इंडिपेंडेंट करना चाहेगा और वो चाहेगा कि दुनिया के जितने भी देश हैं उसके मुकाबले उसकी आर्मी स्ट्रांग हो, इवन अमेरिका के खिलाफ भी उसकी आर्मी स्ट्रांग हो, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई और राष्ट्रपति आ जाए, वो भी नेटो को उसकी औकात दिखा देगी, तुम्हारी औकात $800 बिलियन की है, $800 बिलियन अकेले अमेरिका नेटो में देता है, तो हम आपको क्यों दें। और वही 800 बिलियन का फंड रोक कर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के डिफेंस बजट को $1.5 ट्रिलियन पर ले गए, और कहा जा रहा है फ्यूचर कोर्स में नेटो के बजट को रोक सकते हैं। नहीं, ये जो चीज है, यूरोपियन यूनियन के पास ना स्पाइन नहीं है। वहां पे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो बहुत हाई है, अमेरिका से ज्यादा खराब स्थिति है। इमिग्रेशन का केस और भी ह्यूमन राइट्स का, और जहां तक कि डेमोग्राफी का केस यूरोपियन यूनियन में बहुत खराब है। जहां पे उनका यूरो है वो बहुत ही कमजोर है कंपैरेटिवली, और कभी भी क्राइसिस में जा सकता है। उसके बाद अगर कोई एक चीज, जो अगर उनके पास थोड़ा सा भी स्पाइन होता, तो एक सिंगुलर इंटेलिजेंस बॉडी वो बनाते हैं। उनके पास कोई सिंगुलर इंटेलिजेंस बॉडी नेटो के अंदर है? वो तो सारा यूएस के साथ है। उनके पास कोई सिंगुलर कमीशन है? क्यों, कौन लीड कर रहा है अभी ईयू को? यूरोपियन कमीशन, नेटो, यूरोपियन यूनियन। इसी में इतना उनका कंट्रोवर्सीज होता है, आपस में इनकी कोई यूनिटी नहीं है, भले ये बॉर्डरलेस है। जहां तक बात रही, अगर इनके पास स्पाइन होता, विवेक जी, अगर थोड़ा सा भी स्पाइन होता, तो जब एंजेला मर्केल के ऊपर स्पाइनेज हुआ था 2013 में, वो तभी अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग देते, उन्होंने दिया नहीं। तो आज किस बात की इतनी तकलीफ हो रही है? आपका इंटेलिजेंस सिस्टम तो 2013 में ही एडवर्ड स्नोडन ने बता दिया कि पूरा का पूरा खराब है। तो ये ट्रंप एक डील करना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन जो है, वहां के लीडर्स जो हैं, वो अगर स्ट्रांगली कुछ करना चाहते तो कर दिए होते। लेकिन हाँ, एक कॉमन अमेरिकन को क्या दिक्कत होगी? इंपोर्ट टैरिफ से तो होगी, दूसरी है मेडिसिन से। मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल मेडिसिन यूरोपियन यूनियन से आती हैं, और मेडिसिन आप स्टॉक पाइल नहीं कर सकते हैं, उसका एक्सपायरी डेट होता है। ये एक कॉमन अमेरिकन को ये दिक्कत आने वाली है। हर घर का हाउस होल्ड इनकम टैरिफ के बाद $1800 बढ़ चुका है अमेरिका में। तो अगर अमेरिकन चाहें तो मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को हटा सकते हैं, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन आना अभी नवंबर में है। नहीं तो सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि क्या ट्रंप बेकाबू हो जाएंगे? जिस तरह के अब वो कह रहे हैं कि वो मिनीसोटा में रिजरेक्शन एक्ट लगाने वाले हैं। रिजरेक्शन एक्ट किसी आपात स्थिति में लगाया था, मुझे नहीं पता अमेरिका में ऐसी कौन सी आपात स्थिति आ गई। मैं संदीप जी से सवाल पूछ लूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में, जैसे कि शुभदा भी कह रही है कि वो हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन ही ना कराएं, कोई नया एक्ट लेकर आ जाएं, कोई नया बिल लेकर आ जाएं, कोई नए तरकीब पैंतरे के साथ आ जाएं। और कैपिटल हिल वाला वो दृश्य तो याद होगा ना मिश्रा जी आपको, जब पिछली बार इलेक्शंस हारे थे तो किस तरह का कियोटिक सिचुएशन किया था उन्होंने, अनार्किज्म फैल गई थी उस पूरे इलाके में। वो ऐसा दृश्य तो हम लोगों ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि अमेरिका जैसे राज्य में होगी कभी भी। विवेक जी, मैं सबसे वो तो फर्स्ट रिजिम में इतना दिमाग नहीं खराब था ट्रंप साहब का, इस बार तो और वो डबल ट्रिपल लेयर पर दिमाग खराब हो गया इनका। मैं एक बात कहूं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है धूर्तता। धूर्त होता है राज्य का प्रमुख जो होता है, वह बोलता कम है, लेकिन ट्रंप क्या है, मुंहफट आदमी है। सीधे मैं कह रहा हूं, मुंहफट। और हमारी बहन ने जो कहा कि ट्रंप क्या है कि एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो ट्रंप मतलब आप कहिए डीप स्टेट। ट्रंप कोई डिसीजन खुद नहीं लेते, डीप स्टेट डिसीजन लेता है, सारे काम डीप स्टेट कर रहा है। लेकिन इनके जैसा मुंहफट आदमी है कि अमेरिका की सारी पॉलिसीज को लीक कर दे रहा है। नहीं तो आप एक बात बताइए, अगर इस पाकिस्तानी को, मुनीर को अपने यहाँ खाना नहीं खिलाया होता तो अभी भी हम और ट्रंप और मोदी की फोटो खिंच रही होती। भारत के लोग इस गलतफहमी में रहते कि अमेरिका हमारा दोस्त है, लेकिन असली रूप उसने दिखा दिया, उस दुश्मन को हम अपनी थाली में बैठा करके खिला करके खाना जो है। नहीं, उसमें भी संदीप भाई, उसमें भी तो क्रिप्टो वाला गेम है ना। पाकिस्तान के लिए रेड कार्पेट देना तो पूरा का पूरा क्रिप्टो का सेटअप कैसे होगा, क्रिप्टो और उनकी फैमिली, जेरेड कुशनर और उनके जो दामाद हैं और बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो कैसे क्रिप्टो करेंसी को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से वो सारा गेम क्रिप्टो का है। विवेक जी, सारी धूर्तता की पोल खुल जा रही है अमेरिकी स्टेट की। एक छोटी सी हरकत ट्रंप कर रहा है, सब चौपट। 2 दशक लगे थे अमेरिका को भारत से कंधा मिला के चलने में,
और एक छोटे से स्टेप ने इसके हमें सतर्क कर दिया कि हम इस पे आंख मूंद के भरोसा नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। हाँ, यही चीज इसने बाकी लोगों के साथ की। आज आप देखिए ईरान का जेनजी कहीं न कहीं बीच में भटक गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप कब हमला करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई 800 लोगों को अगर तुम फांसी नहीं दोगे तो ठीक है। मतलब इतना उपद्रव हुआ मेरी ईरान में, लोग अपनी जान की जोखिम लिए, लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि तुम ट्रंप ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे यहां हमला नहीं करेंगे, इस तरह का बयान दे दिया। तो इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात यहां पर जो हो रही है, अमेरिका का जो भ्रम है उसको खत्म कर दिया कोरोना ने। मैं कोरोना की बात कर रहा हूं। कोरोना के समय विवेक जी, तीन महाशक्तियां रसिया, चाइना और भारत, इन तीनों ने अपने आप को न संभाला बल्कि पूरी दुनिया को संभाला। जब कहीं से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, कहीं से माल आ जा नहीं रहा था, उस समय भी इन देशों ने दुनिया का सहयोग किया और कोई अमेरिका से माल नहीं आ रहा था, चाहे एशिया में चाहे यूरोप में, इस तरह से पूरा व्यापार रुका हुआ था। और वैसी स्थिति में अमेरिका, चाइना, इंडिया ने जो संभाला, इससे क्या हुआ कि दुनिया अब दूसरी तरफ देख रही है। जो यूनिपोलर वर्ल्ड था, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, और जिससे ट्रंप कहीं कहीं अपनी बादशाहत को खतरे में देख रहा है। और ट्रंप नहीं, जब मैं ट्रंप यहां पे कह रहा हूं तो अमेरिका का डीप स्टेट इस चीज से डरा हुआ है कि अगर विश्व में शांति होगी तो लोग दूसरी तरफ देखेंगे। और यह सारी चीजें जो हो रही हैं यूरोप में, मिडिल ईस्ट में या साउथ एशिया में, सभी जगह जो डिस्टरबेंस कोशिश की गई है, उसका कारण यही है कि कहीं न कहीं अमेरिका रेलिवेंट बना रहे विश्व की राजनीति में, और लोग जो है नए ऑप्शन की तलाश न करें। लेकिन ग्रीनलैंड का मसला जो था, उनका सबसे बड़ा सहयोगी, जिसको आपने नाटो की घुट्टी पिला के रखी हुई थी, उसकी आंखें खोल दी है। और आने वाले समय में जो है यह चीज बहुत दूर तक जाएगी। शायद यूरोपीय यूनियन भी अपनी नींद लॉन्ग से टर्म में क्या जग इंपैक्ट होगा? चुका है। मल्लिका जी, मल्लिका आपको क्या लगता है? लॉन्ग टर्म में विवेक जी, जो लास्ट लाफ होती है वो मुझे लगता है रशिया और चाइना देख रहे हैं इसमें, क्योंकि नेटो ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आके पूरे 8 यूरोपियन यूनियन देशों ने तो एडवोकेट किया है इस चीज में कि अगर ये होता है तो नेटो डिसॉल्व हो जाएगा। तो लास्ट लाफ तो देखिए, रशिया तो यही चाहता है। एंड गेम इसका यही होने वाला है कि ट्रम्प साहब को भी ये पता है कि उनका लास्ट टर्म है, क्योंकि अमेरिका में सिर्फ 2 ही टर्म आप प्रेसिडेंट रह सकते हैं, तो वो इसको कई यूरोपीय देशों ने इस मामले में रूस से बातचीत की भी वकालत की है, इंक्लूडिंग इटली, बिल्कुल फ्रांस, इटली ने बोला है स्विट्जरलैंड। ये। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, इसमें क्या है कि लास्ट में रशिया तो इस चीज से बहुत खुश होगा, क्योंकि 1949 में नेटो उसके लिए सबसे बड़ा एक थ्रेट बन के है अभी तक। और अब वो नॉर्वे को भी ऐसा बोल रहे हैं जो अपना करीबी दोस्त है, डेनमार्क को भी बोल रहे हैं जो उनका करीबी दोस्त है, उनके खिलाफ तो लड़ ही रहे। तो एंड गेम क्या होने वाला है विवेक जी, उनको पता है ये लास्ट टर्म है, इसमें मैं जितनी बिजनेस डील करवा सकता हूँ, जितने लोगों का फायदा करा सकता हूँ, अपने करीबी लोगों का उन्होंने वर्ल्ड लिबर्टी फाउंडेशन पहली बार जो पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं उनके साथ फाइनेंशियल डील करवा दी है। उसके बाद वो चाहे ऑयल का कारोबार कर रहे हैं, शेवरॉन का वेनेजुला में, उसको अलाउ कर दिया है। तो ये जो है वो आखिर में एक बिजनेसमैन है जो अपना सिर्फ फायदा देख रहे हैं। वो हाँ, कोई भी 2025 को कंट्री, लेकर रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये बताया गया था, ये यूएस मीडिया की रिपोर्ट है कि 2025 में ट्रम्प ने अपनी और अपने परिवार का बिजनेस सेटअप किया है दुनिया भर में, और उसको लेकर बहुत कूटनीतिक कोशिशें की गई हैं, और इवन टैरिफ का भी इस्तेमाल और ट्रेड डील का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। विवेक जी ना, अपनी फैमिली अगर हम देखें तो उनके जो गोल्फिंग बडी हैं, तो उनका बेटा जाके उस कंपनी का हेड है, बाकी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का हेड है वो। तो वो वहां पर जाके डील कर रहे हैं पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी। उन्होंने पाकिस्तान को मतलब बोला है कि भाई आप क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो में, बिटकॉइन में हम डील करेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, वो अपना हर जगह कारोबार तो सेटल कर ही रहे हैं, और हम ये देखते हुए भी आ रहे हैं। तो वो प्रेसिडेंट से ज्यादा एक बिजनेसमैन के और ज्यादा चल रहे हैं, और अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करते जा रहे हैं विवेक जी। अपने साथ साथ अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी लूज कर रहे हैं। शुभदा मुस्कुरा रही थी कि मैं जब कहा कि रशिया और यूरोप के बीच बातचीत का कोई एंगल हो सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या थी? क्या ऐसा सिर्फ पोस्चरिंग था ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, या वाकई इसके पीछे कोई हकीकत है? एक्चुअली विवेक जी, एक कॉन्सेप्ट होता है रशोफ्रेनेलिया, यानी कि एक तरफ आपको रशिया से बहुत डर भी है और एक तरफ रशिया से बहुत प्यार भी है, तो आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पे हैं, बीच मझधार में।
मैक्सिमम लोगों को ये लगता था कि ट्रम्प एक रशियन एजेंट है, क्योंकि वो 1987 के बाद बहुत बार सोवियत यूनियन और उसके बाद केजीबी ऑफिशियल्स के साथ रशिया और उसके बाद एफएसबी ऑफिशियल्स के साथ रशिया, पुतिन के मिल बनने के बाद प्रेसिडेंट कितनी बार जा चुके हैं। तो मैक्सिमम लोगों को ये कहता, वही चीज मैक्सिमम लोग तुलसी गबार्ड के खिलाफ भी कहते थे। लेकिन द पॉइंट इज कि रशियन एजेंट कोई उतना हानिकारक काम नहीं कर सकता है पूरा नेटो के लिए जितना ट्रम्प खुद ही कर रहा है। दूसरी चीज है कि जो जहां तक बात रही कि ट्रम्प और पुतिन के बीच में बात हुई थी ना अलास्का में, तो मेरे सोर्सेस के हिसाब से कि डील पहले ही हो चुकी थी। अभी जो भी चीज देख रहे हैं हम, वो उसका जस्ट एक प्रीलॉग देख रहे हैं कि ये किस तरीके से चलेगा। डील क्या है रशिया और ट्रम्प की, वो अलग है, उसमें वो कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि ही इज वेरी वेरी इन्वेस्टेड इन पुतिन। वो नहीं देखेंगे कि क्या बाकी यूक्रेन को क्या लॉस हो रहा है, यूरोपियन यूनियन को क्या लॉस हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे थ्रेट्स दिए हैं। जहां भी नेटो की मीटिंग होती है वहां आधे घंटे में वो वापस आ जाते हैं। उनको नेटो लीडर्स आज से नहीं, 90 के दशक से पसंद नहीं थे। तो बात यहाँ पे बस इतनी आती है कि अब होगा क्या। तो चीजें जैसी है ना कांस्टेंट केओस, ये कांस्टेंट केओस चलेगा। ना कोई वर्ल्ड वॉर होगा, ना कोई बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम स्टेप लेगा। एक धमकी देगा, दूसरा धमकी देगा, बिहाइंड द चैनल डिप्लोमेसी होगी और उसके बाद ये कांस्टेंट केओस चलेगा, क्योंकि कांस्टेंट केओस से ही डिफेंस कंपनीज, कांस्टेंट केओस से ही ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, कांस्टेंट केओस से ही एआई कंपनीज पैसा बनाती हैं। मुझे तो भी ऐसा ही लग रहा है ये जी। चलने वाला है, यही चलने वाला है। और ट्रम्प जहां तक है, लेकिन जो मैं तो विजन इस है बात को उनका, लेकर थोड़ा सा चिंतित हूँ शुभदा कि एक साल में ये फिल्म बना दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये पिक्चर तैयार कर दी है और अभी तो इसका 3 साल का रिजीम इस भाई साहब का बाकी है। और ये 3 साल के रिजीम में अभी कौन सी पिक्चरें रिलीज होंगी ये। अभी ईरान का होगा, नॉर्वे को आप देखिए। जहां तक बात रही कि सिर्फ इकलौता ग्रीनलैंड नहीं था अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के मोहरे पे कि हमें इसे खरीदना है, आइसलैंड भी था, आइसलैंड भी आएगा। उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे, क्योंकि वो एक रियल स्टेट डीलर है। एक बार ट्रम्प से ना एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आप सब चीज, आपका बहुत लॉस हो गया तो आप क्या करोगे, तो उन्होंने बोला कि मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हूंगा। जब उनको एक दूसरे इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको क्या बहुत बेचैनी देता है साइकोलॉजिकली, तो उसने बोला कि अगर मैं विंडो से बाहर अपने कहीं देखता हूं और देखता हूं बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो वो मेरे नाम पे क्यों नहीं है। ये एक सैडिस्टिक स्टॉकहोम सिंड्रोम की तरह है उनके लिए। अब जहां तक बात रही कि आने वाले समय में ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक चीज को छुपाने के लिए की जा रही है, वो है एप्स्टीन फाइल्स। कभी कभी वो तो मुझे जिस लगता है कि कंट्री को, जी, एप्स्टीन फाइल्स को उसको लेकर तो मैंने बहुत शुरुआत में इशारा किया था। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं बहुत फेमस कोई वेब सीरीज देख रहा हूं जिसमें एक शहर का कोई किंगपिन है, वैसे तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, लेकिन नीचे नीचे उसके अंडरवर्ल्ड चल रहे हैं। मैं उस सीरीज का नाम नहीं लूंगा, प्रमोशन हो जाएगा और या हो सकता है उसको कोई आलोचना भी कर दे, तो मैं उससे बचना चाह रहा हूँ। बाकी आप लोगों को मैं पर्सनली बता दूंगा, आप लोगों को देख लीजिएगा, बहुत ईजिली अवेलेबल है, ऑनलाइन OTT पर अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं। आपको पूरी कहानी मैच होती दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभदा से जुड़ने के लिए, और मलिक आपका भी बहुत शुक्रिया, और संदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली कर रहे हैं कि अमेरिका के लिए पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका के पावर का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बार बार हम कहते थे अमेरिका इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, वो दिखा रहे हैं कि अमेरिका पावरफुल कैसे है। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कितने खतरनाक है, शायद इसका अंदाजा उनको नहीं है, या वो ये सोच रहे हैं कि जब तक मैं हूं तब तक इसे, उसके बाद का अमेरिकन जाने। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।